हाँ ठीक। चलो जी, आज के क्लास में हम लोग जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग है ना पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो, जैसे अभी हम लोग जैसे डिस्कशन किए कि आपके पास अगर कोई एसी को हम लोग पास करते हैं किसी इंडक्टर से, तो अगर आप इंडक्टर से उसको पास करेंगे तो करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है। और अगर हम लोग है ना किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर से उसको पास करते हैं तो हम लोगों के पास करंट लीड करेगा बाय फेज π/2 और वोल्टेज लैग करेगा। और वहीं अगर किसी एसी को हम लोग किसी रजिस्टर से पास करते हैं तो दोनों सेम फेज में होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। अब हम लोग के पास है एक सीरीज एलसीआर सर्किट। तीनों आर, एल और सी तीनों सर्किट का जो एलिमेंट है वो एक साथ है ना सीरीज में मौजूद है। तो आप सबसे पहले है ना इस डायग्राम पे गौर करें, क्योंकि यहाँ जो आप सीखेंगे ना उसी पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ट है। एंड दिस इज योर डायग्राम। आप जरा गौर करें, अगर आप किसी पर्टिकुलर एसी को, ये हमारा एसी सोर्स है, इसको अगर आप आर, एल और सी के साथ जोड़ते हैं तो रजिस्टर में जो हमारे करंट का फेज है वोल्टेज का भी फेज वही है, और वोल्टेज को हम लोग लिखे हैं V0R। ओके। उसी तरह इंडक्टर में जो हमारे करंट का फेज है तो वोल्टेज उससे π/2 आगे है, फेज में π/2 आगे है। लेकिन वहीं अगर हम लोग कैपेसिटर से बात करें तो जो हमारे करंट का फेज है वोल्टेज उससे π/2 फेज में पीछे है। आप अगर जो चीज अलग अलग पढ़े थे, एसी को आर से, एसी को एल से, एसी को सी से, उसी को एक साथ कंबाइन करके आपके सामने बनाया गया है, जिसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि करंट हमारे हॉरिजॉन्टल फेज में दिखाई दे। तो रजिस्टर में वोल्टेज भी उधर ही है, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 ऊपर है और कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 नीचे। तो जब इसी चीज को जब आप यहाँ उतारते हैं फेजर डायग्राम में, और आप हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे करंट के फेज को दिखाते हैं, आप हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे I0 को दिखाते हैं, तो रजिस्टर का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, हम वर्ड है वोल्टेज एम्पलीट्यूड, रजिस्टर का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो V0R करंट के साथ होगा। इंडक्टर का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो इससे π/2 आगे होगा, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो इससे π/2 पीछे होगा। तो तीनों का अपना अपना फेज गैप के बेसिस पे आप ये फेजर डायग्राम बना दिए एक साथ। अब जरा सोचना, जब हमको वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस रजिस्टर लिखना है तो क्या हम लोग करंट एम्पलीट्यूड को रजिस्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें? इसी तरह अगर हमको वोल्टेज एम्पलीट्यूड इंडक्टर लिखना है तो करंट एम्पलीट्यूड को इंडक्टर के रेजिस्टेंस पार्ट, कहने का मतलब एक्सेल, से मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरह अगर हमको वोल्टेज एम्पलीट्यूड कैपेसिटर के अक्रॉस में लिखना है तो आप I0 को कैपेसिटर के रेजिस्टेंस पार्ट एक्सी से लिख दें। यही चीज आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्लास नोट्स है उसमें है ना, यहाँ पे आपको 2-3 लाइन के अंदर है ना लिखा हुआ मिलेगा। अब आप सब कुछ सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। आप इस फिगर को देखिए, जो डायग्राम, फेजर डायग्राम आपके पास बना है, V0L ऊपर है, V0L ऊपर है और V0C नीचे है। जब V0L ऊपर और V0C नीचे, इसका मतलब दे आर इन अपोजिट फेज, दे आर इन अपोजिट फेज। तो यहां तो मेरे हिसाब से 3 केस हो सकता है। हो क्या सकता है? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज किस किस चीज का है? तो पॉसिबिलिटी है कि V0L बड़ा हो V0C से, ठीक है, या फिर ये हो कि V0L छोटा हो V0C से, या फिर ये हो कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब देखो तुम, हम लोग तीनों चीज एक साथ लेके तो पढ़ाई कर नहीं सकते, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा मान के चले कि V0L इज ग्रेटर देन V0C, आप ऐसा मान के चले, जबकि आगे जाके हम आपको तीनों केस एक साथ बताने वाले। क्या तुमको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। अभी जरा गौर करना कि यहाँ पे जब आप V0L को V0C से आप ऊपर मानते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों अपोजिट फेज में था उसका एक नेट वैल्यू ऊपर बचेगा। कितना बचेगा भाई? तो V0L माइनस V0C, V0L माइनस, और पहले से आपके हॉरिजॉन्टल फेज में V0R है I0 की तरफ। अब जरा वोल्टेज पे सोचो, दोनों वोल्टेज पे सोचो, V0L माइनस V0C और V0R के बीच का 90 गैप है।
तो जब आप उसका रिजल्टेंट लिखेंगे, जब आप उसका ये रिजल्टेंट वोल्टेज लिखेंगे V नॉट, तो आप उसको फेजर डायग्राम के बेसिस पे रूट अंडर V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C के स्क्वायर से यूज करें। V नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर यूज करें। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आप सबका डाटा पुट कर दें। V नॉट R के जगह आप I नॉट R का स्क्वायर कर दिए और यहाँ I नॉट XL माइनस I नॉट XC का स्क्वायर कर दिए। सब में I नॉट कॉमन ले लो, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है भाई। तो V नॉट है इधर, राइट हैंड साइड में I नॉट बाहर आ गया, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड में हमारा I नॉट था, उसको आप लेफ्ट की तरफ V नॉट के नीचे भेजें तो आपको मिलेगा वोल्टेज बाय करंट। और इसी वोल्टेज बाय, देखो कभी भी जब आप वोल्टेज में करंट से डिवाइड करते हैं, ये कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ये कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। तो यहां भी हम लोगों के पास एक रेजिस्टेंस पार्ट ही जनरेट हुआ है Z विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इस Z का नाम है इंपिडेंस ऑफ LCR सर्किट। ठीक है सर, नाम है इंपिडेंस ऑफ LCR सर्किट, लेकिन उसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? Z है इंपिडेंस ऑफ LCR सर्किट, लेकिन इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, समझना ध्यान से। एक ही समय में अगर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को किसी एसी के साथ आप जोड़ दिए, तो वो तीनों अपने अपने हिसाब से नहीं, सब फेजर कॉन्सेप्ट से एक साथ मिलके एसी के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। फेजर कॉन्सेप्ट से, जनरल कॉन्सेप्ट से नहीं। जनरल कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि 10 ओम 10 ओम 10 ओम है तो सब 30 ओम है सीरीज में। हम बोल रहे हैं फेजर कॉन्सेप्ट से। फेजर कॉन्सेप्ट से वो सब एसी के पाथ में एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो जो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है उसी को हम लोग इंपिडेंस कहते हैं एलसीआर सर्किट का। Impedance is the effective resistance offered by L, C and R when all are connected in series in the path of AC. Impedance is the effective resistance offered by L, C and R when connected in series in path of AC. So impedance is nothing else but simply a resistance. So obviously it have unit as that of resistance, XL और XC, सबका एक ही यूनिट है। देखो Z का यूनिट, R का यूनिट, XL का यूनिट, XC का यूनिट, इन सब का यूनिट है रेजिस्टेंस वाला यूनिट। सब रेजिस्टेंस है, सब अपने अपने तरीके से रेजिस्टेंस है। R रेजिस्टेंस है, XL रेजिस्टेंस है, XC रेजिस्टेंस, और इन सब का इफेक्टिव Z रेजिस्टेंस है, सब ओम है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो Z का वैल्यू हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब यहां देखो, फेज का डिफरेंस कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है। आप जरा गौर करेंगे ना तो आप देख पाएंगे, यहां पर कि अकेले अगर रजिस्टर होता, हाँ हम जहां फोकस है हम आपको है ना दिखाते चलते हैं हाइलाइटर का यूज। अकेले अगर रजिस्टर होता तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता। अकेले अगर इंडक्टर होता तो करंट 90 से लैग करता, वोल्टेज 90 से लीड करता। अकेले अगर कैपेसिटर होता तो करंट 90 से लीड करता और वोल्टेज 90 से लैग करता। बट अगर LCR तीनों एक साथ है तो नेट वोल्टेज इधर है, मतलब नेट वोल्टेज और करंट के बीच यहां पे एक एंगल है। क्या आपको फाई दिखाई दे रहा है? यस सर। नेट वोल्टेज और करंट के बीच एक एंगल है, वही एंगल बताता है कि ठीक है जो आप माने। आप क्या माने थे? आप तीन पॉसिबिलिटी में आप ये माने थे, एक दिन ध्यान रखिएगा, आप तीन पॉसिबिलिटी में ये माने। तो जो आप माने हैं, मतलब आप क्या माने हैं? V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C। जो कंडीशन आप माने, हम फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये सब चीज अगर तुम मेरे बात को दिमाग में रखेगा, देख देख के आंसर देगा। ठीक है, एसी है ना, चैप्टर है ना, पेन कॉपी से कम बनता है, वो दिमाग में ज्यादा बनता है, क्योंकि ये जनरल चीज है नहीं, ये फेजर डायग्राम, फेजर कॉन्सेप्ट से चलता है। एसी का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ब्रैकेट में दिमाग में रखिए फेजर, बस यही दिमाग होता है, फेजर। ठीक है,
तो V नॉट L अगर V नॉट C से बड़ा है तो हम देख पा रहे हैं, मेरे पास ये डायग्राम है ये चीज दिखाने के लिए कि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाई फेज एंगल फाई। क्या हमेशा वोल्टेज करंट से लीड करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मेरा V नॉट L छोटा पड़ जाए V नॉट C से, तो जो V नॉट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्या वो करंट के नीचे आ जाएगा? यस सर। तो उस समय करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग कर जाएगा। और अगर V नॉट और V नॉट L और V नॉट C दोनों बराबर हो गया तो आप देख रहे हैं ना कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। यस V सर। नॉट L और V नॉट C बराबर होगा भाई, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, इंडक्टर और कैपेसिटर कैंसिल कर लिया, तो केवल रजिस्टर वाला ही ना बचेगा। यस सर। ठीक है, तो सब आपको मैथमेटिकली हम आपको दिखा रहे हैं, बट आपको कुछ सोचना पड़ता। वहां फाई है फेज डिफरेंस, किसके बीच है फाई फेज डिफरेंस? बोलो फटाफट, फाई किसके बीच का फेज डिफरेंस है? अरे यार गजब करता है तुम लोग। इफेक्टिव वोल्टेज और वोल्टेज थ्रू रजिस्टर। करेंट एंड नेट वोल्टेज क्या बोलता है? करंट और नेट वोल्टेज के बीच का फेज का डिफरेंस है पाई। करंट और नेट वोल्टेज के बीच का फेज का डिफरेंस है पाई। ओके, सो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ डायग्राम में देखिए तो बेस है हम लोगों का रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर है एक्सएल माइनस एक्सी, और जो आपको हाइपोटेनस मिला वो हो गया इंपिडेंस, ये है फाई। ठीक है, तो क्या हम tan फाई लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। बोलो समझ में आया? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर देख रहा है, tan फाई इज इक्वल्स टू, फाई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। और यहीं से अगर हम cos फाई का वैल्यू लिखे तो लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस r बाय जेड। तो tan फाई हो गया एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, और cos फाई का वैल्यू हो गया r बाई जेड। cos फाई का वैल्यू हो गया r बाई जेड। देखिए tan फाई का यूज आप कीजिए फेज का डिफरेंस निकालने में, और आगे भी बहुत सारा केस आएगा अभी। और cos फाई जो आपको r बाई जेड दिख रहा है उसका एक नाम होता है पावर फैक्टर, इसका भी यूज हम लोग आगे जाके करेंगे। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। तब कोई को समझ में आया यहाँ तक? यस। चलो ठीक है, आगे देखो। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को है ना इस पर्टिकुलर एसी सर्किट का, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल हो आपको ये पॉइंट्स याद होना चाहिए। अभी अगर कोई भी डाउट होगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा, खुल के हमसे बात कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स इजी होगा, आपको हार्ड नहीं मिलेगा। जो हार्ड होगा वो आपके एडवांस के लिए होता है, तो वो भी आपको लास्ट में सिखाया जाएगा कि कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना। बाकी एकदम सिंपल, आपको फेज समझना है और वैल्यू सब याद रखना। पहला चीज है हमारे एसी एलसीआर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब यहां से देखना कि अगर एसी है, कोई क्वेश्चन बन रहा है एसी है, तो आप अगर चाहेंगे तो वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है उसको करंट के साथ आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को आप करंट के साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, आई नॉट जेड। आप अगर चाहेंगे तो वोल्टेज का जो आरएमएस है या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस का आरएमएस भी अगर बात करो तो आई आरएमएस इंटू जेड लिख सकते हैं, तो तीनों के अक्रॉस का भी आरएमएस मिल जाएगा। और अगर आप आई आरएमएस को केवल आर से मल्टीप्लाई कर दिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आई आरएमएस को केवल आर से मल्टीप्लाई कर दिए तो रजिस्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का आरएमएस मिलेगा। अगर आई आरएमएस को आप एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दिए तो इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह कैपेसिटर, और अगर जेड से मल्टीप्लाई कर दिए तो तीनों के अक्रॉस का जो इफेक्टिव वी आरएमएस है वो मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप एवरेज चाहें तो आई एवरेज इंटू जेड। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्यों हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? नहीं, हम आपको बताते हैं। कारण है कि आप इस इक्वेशन से वी कैन नॉट गेट
phase difference between V and I. We cannot get phase difference. phi हम लोग नहीं निकाल सकेंगे. phase difference between V and I. V और I के बीच का phase difference नहीं मिल पाएगा. बात समझे? phase difference phi आप नहीं ला पाएंगे. So instantaneous value के लिए इस इक्वेशन का यूज ना करें. तो सर कैसे निकालेंगे वो हम सिखा रहे हैं, वो मेरा काम. ठीक है, अभी आप ऐसे समझे. हम 2-3 चीज और समझा रहे हैं. मान लीजिए ये मेरे पास एक रेजिस्टर, ये मेरे पास एक इंडक्टर और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है. इन सबको लाके आप किसी एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए. ठीक है, अब देखिए ये रेजिस्टर रहा भाई, ये इंडक्टर है हम लोगों के पास, हम इसको एक्सएल लिखना चाहते हैं, ये कैपेसिटर है तो एक्सी लिखना चाहते हैं. अब आप यहां से जो भी आई भेजें उस आई का हम आई नॉट दिखा दें. तो अगर आपको रजिस्टर के अक्रॉस का वी नॉट चाहिए, तो अगर भाई वी नॉट रजिस्टर के अक्रॉस का चाहिए, तो वी नॉट अगर रजिस्टर के अक्रॉस का चाहिए तो आई नॉट इंटू आर कर लो. इसी तरह वी नॉट अगर इंडक्टर के अक्रॉस का चाहिए तो आई नॉट इंटू एक्सएल कर लो. इसी तरह अगर वी नॉट कैपेसिटर के अक्रॉस का चाहिए तो आई नॉट इंटू एक्सी कर लीजिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? इसी तरह अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो आई आरएमएस इंटू आर, आई आरएमएस इंटू एक्सएल, आई आरएमएस इंटू एक्सी. क्या तुमको समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes sir. Yes sir. ठीक है, बस इंस्टेंटेनियस में आप इसको नहीं लगाएंगे. कारण क्या है कि हम इसके मदद से फेज का डिफरेंस नहीं निकाल सकते. तो सर फेज का डिफरेंस निकालने के लिए क्या किए? हाँ भाई पढ़ा दिए. अगर आपको फेज का डिफरेंस चाहिए, अगर आपको फेज का डिफरेंस चाहिए किसके बीच चाहिए, तो करंट और इंस्टेंटेनियस और वोल्टेज, तो यूज दिस वन. tan phi is equals to xl minus xc by r. tan phi is equals to xl minus xc by r. अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ो, जरा फटाफट देखते चलो. पहला केस हम बोले ना 3 पॉसिबिलिटी, तीनों एक एक करके आगे. पहला केस जहां एक्सएल एक्सिस से बड़ा है. अगर एक्सएल एक्सिस से बड़ा है तो याद रखना कि वी नॉट एल भी वी नॉट सी से बड़ा होगा. अब देखो तुम न्यूमेरिकल देखेगा, तुम जब न्यूमेरिकल देखेगा तो तुम सबका डाटा पढ़ेगा, तो तुम्हारे दिमाग में कोई लिख के नहीं देने वाला, तुमको वहां कोई बताने नहीं वाला है कि एक्सएल एक्सिस से बड़ा है भाई अब बना लो. वो डाटा पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में ये काम करना चाहिए कि हाँ डाटा इस तरह से दिया है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सो वी हैव टू प्रोसीड थ्रू दिस केस 1. क्या आपको बात समझ में आ रही है? जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक्सएल एक्सी या एल ओमेगा इन सब का डाटा दिया रहेगा ना, तो आपको जब डाटा आप कैलकुलेट करेंगे ना, सारा चीज ध्यान से देखेंगे, तो आपको खुद से ही सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक्सएल और एक्सी में क्या रिलेशन है, वी नॉट एल या वी नॉट सी में क्या रिलेशन है. क्योंकि अगर आप वो रिलेशन पता कर लिए या पिक कर लिए तो आपको पता है ए बी और सी 3 केस है, 3 केस में से कुछ ना कुछ होना है. ठीक है, तो चलो पहला केस हम लोग के पास मान लेते हैं हम लोग कि एक्सएल जो है एक्सिस से बड़ा है या वी नॉट एल जो है वो वी नॉट सी से बड़ा है. तो ऐसे केस में जो मेरा tan phi है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan phi क्या था, तो tan phi था हम लोगों का एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर. ठीक है, एक्सएल बड़ा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब जो हम लोग फिगर बनाए थे उसी के हिसाब से वोल्टेज जो है करंट से फाई लीड करेगा. वोल्टेज जो है वो करंट से फाई लीड करेगा. अच्छा सर बिल्कुल फाई लीड करेगा, बढ़िया है, फाई भी निकाल लिए, tan phi से निकाल लिए. तो अगर करंट का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी के साथ वो फाई जोड़ दो जो फाई तुम tan phi की मदद से निकाला है, वो फाई जोड़ दो जो तुम tan phi की मदद से निकाला है, तब जाके तुमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. आवाज नहीं आया क्लियर? थोड़ा कस के. Yes sir, समझ आ रहा है. Yes sir. उसी तरह अगर वोल्टेज ही लिखा है साइन ओमेगा टी, तो ध्यान रखना करंट पीछे चलना चाहिए. तो हमारे करंट के इक्वेशन में आप आई नॉट साइन ओमेगा टी तक जाएंगे और फाई माइनस करेंगे. ये वही फाई है जो आप tan phi से निकालेंगे. ठीक है ना? चलो भाई इसी का बी केस थोड़ा सा है ना, एक बार है ना रिवाइज कर लेते हैं. हम फिर से बोल रहे हैं सारा केसेस अगर दिमाग में है तो न्यूमेरिकल इजी होगा.
अगर आप कुछ भूलिएगा तभी आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। केस सेकंड, इसमें एक्सएल से बड़ा एक्सी है, अगर एक्सएल से बड़ा एक्सी है तो वी नॉट एल से बड़ा वी नॉट सी है, और ऐसे केस में तुम्हारा tan phi आ जाएगा निगेटिव। tan phi निगेटिव का मतलब करंट तो वही है, लेकिन अब मेरा ये जो वोल्टेज है वो हमारे इस पर्टिकुलर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब वोल्टेज पीछे है। अब हमारे पास अगर आई का इक्वेशन आप लिखते हैं, अगर आप आई का इक्वेशन लिखते हैं, आई का इक्वेशन आप लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे ओमेगा टी में से फाई माइनस, और अगर आप वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं साइन ओमेगा टी, तो इस बार करंट में डाल दीजिए प्लस फाइव। कौन लीड कर रहा है इस बार? बी केस में कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, ठीक है, करंट लीड कर रहा है। अब देखो अगला केस। अच्छा, अगर तीसरे केस में दोनों बराबर हो जाए, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर हो जाए, तो क्या मेरा tan phi का वैल्यू 0 आ जाए? यस सर। tan phi 0 आने का मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, ठीक है। इसका भी मतलब ये है कि अगर हम लोग इस बार I का कोई इक्वेशन लिखते हैं, सपोज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो मेरा वोल्टेज का इक्वेशन होगा वो भी होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। आई होप सो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को तो बोल लो, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम लोगों को अगला सेक्शन इसमें है एक्सएल, एक्सी और आर और जेड का वेरिएशन। लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा है ना, फेमस ऑब्जेक्टिव है, बहुत जगह पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। मेरे पास एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर। किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे एसी जुड़ा है। रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है 10 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है 15 वोल्ट। केवल रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और फिर से कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है सपोज 5 वोल्ट। आप हमको बताएं, हम पॉइंट्स आपको मार्क कर रहे हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। कोई हमको सोच के बताना फटाफट, दिख रहा है सबको? क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे बोलो यार, अरे जो है दिख रहा है वो बोलो ना। 10 वोल्ट। 10 10 वोल्ट। वोल्ट। अच्छा, बोल क्यों नहीं रहा? थक गया है क्या? दूसरा, बी और सी के बीच का कितना वोल्टेज है? 15 वोल्ट। सी और डी के बीच कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। अब जरा सोच के बताओ, बी और डी के बीच कितना वोल्टेज है? बी और डी, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है 10 वोल्ट। बी और सी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है 15 वोल्ट और सी और डी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है 5 वोल्ट। अगर हम बी और डी के बीच का बात बोलेंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के बीच आ रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट फेज में होता है। क्या पढ़े अभी आप लोग? यस सर। यस सर। दोनों अपोजिट फेज में होता है, तो अपोजिट फेज की वजह से आप माइनस करेंगे एंड योर आंसर इज 10 वोल्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर आप ए और सी लेते हैं तो ए और सी के बीच में रजिस्टर और इंडक्टर है, क्या दोनों के बीच का फेज 90 था? Yes, इधर sir. था रजिस्टर Yes, और sir. इधर था इंडक्टर। बोलो बोलो वो डायग्राम, पीछे वाला डायग्राम हम कहाँ बात कर रहे हैं आपको पता Yes, होना sir. Yes, चाहिए sir. कि हम Phasor कौन से diagram. डायग्राम पे बात कर रहे हैं। डायग्राम बोल रहे हैं। आपको इस डायग्राम का बात हो रहा है, बोलो समझे? Yes, sir. यस ठीक है, सर। एक बार फिर से सबको देख लो, इंडक्टर और कैपेसिटर उल्टा है, अपोजिट फेज में है,
जबकि इंडक्टर रजिस्टर या रजिस्टर कैपेसिटर वो दोनों आपस में 90 बना रहा। बोलो सही है? Yes, sir. तो आपका आंसर भी उसी के हिसाब से आना चाहिए, उसी फेज को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। ए और सी मतलब आर और एल, दे आर परपेंडिकुलर, so their net voltage will be like that 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बोलो समझे? Yes, sir. और अगर हम ए से लेके डी तक का पूछ लें तो वही कहानी जो आप दोहराए थे सर, 10 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5 का स्क्वायर। बोलो समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जनरल जोड़ मत देना, जनरल सीधा 10, 15, 5 ऐसे जोड़ मत देना। बात समझा? Yes, sir. अच्छा Yes, चलो sir. दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर तीनों के अक्रॉस में 10 10 10 वोल्ट है, तीनों के अक्रॉस में 10 10 10 वोल्ट है, तो ए से डी के बीच का नेट पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 10 है sir. 10 है। वेरी गुड। 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 10 खत्म। कौन कौन खत्म? कौन कौन एक दूसरे को कैंसिल कर लिया? Sir, X, कैपेसिटर L और और इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर कैंसिल कर लिया, तो केवल रजिस्टर वाला वोल्टेज बचेगा। बोलो समझ में आ रहा क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा क्वेश्चन इसका बहुत फेमस पार्ट है, सो बी केयरफुल। ओके, फेजर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आंसर दीजिएगा, जनरल सम ना करें। फेजर सम वर्ड हम बोल रहे हैं ना, फेजर बस याद रखो, जनरल कॉन्सेप्ट से सीधा जोड़ घटाव नहीं कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है एक्सएल, एक्ससी, रेजिस्टेंस और जेड, इन सब का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरिएशन होगा इसके ऊपर चर्चा है। ठीक है, जरा गौर करना। सबसे पहला चीज है हम लोगों के पास एक्सएल। एक्सएल इज नथिंग एल्स बट सिंपली एल ओमेगा। एक्सएल क्या है भाई? तो एल ओमेगा। एक्सएल क्या है भाई? तो एल ओमेगा। तो क्या हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये सब फेमस ऑब्जेक्टिव्स है, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल। और आप पहले भी बहुत सारा चीज पढ़े हैं, तो उसका एक साथ वेरिफिकेशन भी होते जाएगा। जब आप किसी डीसी का बात करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो एक्सएल 0 होगा। ठीक है, अब सोचिए कोई डीसी मतलब क्या? कांस्टेंट करंट। अब कांस्टेंट करंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी कहां से लाइएगा? तो फ्रीक्वेंसी है 0। फ्रीक्वेंसी अगर फिर से, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना? 0. 0। Zero, sir. तो डीसी का एक्सएल कितना? 0। 0. Zero. एक्सएल 0 मतलब डीसी के अंदर, एक्सएल 0 मतलब डीसी के पाथ में इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। यही तो मतलब है इसका। एक्सएल 0 होने का मतलब है कि डीसी के पाथ में इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। क्या तुम में से कोई हमको बता सकता है इसके पीछे का कारण क्या है? Current constant है. वेरी गुड। क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर कभी कांस्टेंट करंट पे कोई छेड़छाड़ करता नहीं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इंडक्टर कांस्टेंट करंट के लिए जस्ट एक कंडक्टिंग वायर की तरह काम करता है। क्या तुमको पिछला कहानी सब याद आ रहा है कि पहले भी कभी पढ़ रखे हैं Yes, sir. कि Yes, अगर sir. करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ कंडक्टिंग वायर। क्या आप पहले करके रखे हैं? याद आया आपको? Yes, yes, sir. लेकिन अगर आपके पास एसी है, फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है, तो एक्सएल भी नॉन जीरो है। अब जरा देखो, बिकॉज हमारे एक्सएल के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ या ओमेगा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, ओमेगा इंक्रीज करेगा, तो क्या एक्सएल का वैल्यू भी इंक्रीज करा? Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि जब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का एसी होगा, जब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का एसी होगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा। एक्सएल बढ़ने का मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो वो पार नहीं कर पाएगा। बात समझे? इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से उन सबको ध्यान रखना, इंडक्टर इज लो पास फिल्टर as it does not pass high frequency AC। क्या तुमको मेरे एक बात समझ में आई जो हम लिखाए यहाँ पर? इंडक्टर जो है वो लो पास फिल्टर है, मतलब जिस एसी का फ्रीक्वेंसी कम होगा
इंडक्टर में एक्सेल कम आएगा तो वो एसी ज्यादा पास करेगा कंपैरिजन टू दोज एसी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एक्सेल, कहने का मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो एसी कम पास करेगा। बोलो तुमको पूरा लाइन याद आया? नहीं समझा? नहीं समझा? रुक रुक के बात करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी एसी मतलब फ्रीक्वेंसी लो है भाई, तो क्या मेरा एक्सेल भी लो है? एक्सेल लो होने का मतलब रेजिस्टेंस कम, सो मोर एसी विल पास, ज्यादा एसी पास करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया है। क्या तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड वाइस वर्सा कर दें यहाँ पर, इसका उल्टा। Yes, sir. अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, एक्सेल बड़ा होगा। अगर एक्सेल बड़ा हो गया तो कम पास करेगा एसी। इसीलिए बोला गया है कि इंडक्टर जो है वो एक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। अब आप दो एसी को एक ही पर्टिकुलर इंडक्टर से पास कर रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं सर? एक हम बोल रहे हैं एक एसी ऐसा है जो 10 किलो हर्ट्ज का है और एक ऐसा है जो 10 मेगा हर्ट्ज का है। बोलो इंडक्टर से ज्यादा कौन पास करेगा, 10 किलो हर्ट्ज या 10 मेगा हर्ट्ज? 10 kilohertz. 10 किलो हर्ट्ज एसी विल मोर पास, मोर passes थ्रू इंडक्टर। क्या तुमको बात समझ में आई? ये वाला बात समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? बोल दो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई ठीक है। तो ये हमारे पास था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सेल का वैल्यू बढ़ जाएगा, बस यही बात। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सेल का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन इतना चीज कोई सिंपल पूछता नहीं ना, पूछता है कुछ इस तरह से जहां आपके दिमाग का पूरा सब चीज एक साथ है ना कोऑर्डिनेट होकर आंसर देना पड़ता है। चलो अब आगे देखो, एक्सी का वैल्यू, ये एक्सी इज इक्वल्स टू 1/c ओमेगा, या आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 1/c 2πf। आपको मिल गया यहाँ से कि एक्स इज प्रोपोर्शनल विथ 1/f या प्रोपोर्शनल विथ 1/ओमेगा। ठीक है, अब चलिए भाई डीसी पे बात कर ले थोड़ा। तो जब आप डीसी का बात करते हैं तो डीसी का मतलब होता है कि भाई आपका फ्रीक्वेंसी है 0। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे डीसी का 0 है तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सी इंफिनिटी है। अच्छा, एक्सी इंफिनिटी होने का फिजिकल मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो। मतलब सर बोलो। अगर करंट अगर top कांस्टेंट capacitor है का तो काम करेगा। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस जो है वो Infinite. इनफाइनाइट हो जाता है और वो करंट को फिर पास करने का अलाउ नहीं करेगा ना। बिल्कुल सही। अगर किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर से आप डीसी कांस्टेंट करंट को कनेक्ट करके रखे हैं तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है एक्सी है वो इनफाइनाइट हो जाएगा एंड इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। सो यहां लिखा है डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सी बिकम्स इंफिनिटी। तो देखो, अगर इस डीसी को आप किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करके रखते हैं तो कैपेसिटर विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। इज दिस क्लियर? Yes, sir. फॉर एसी, चलिए भाई एसी पे बात करें तो एसी वो जिसका फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली एक्सी भी इंफिनिटी नहीं है। अब आप देखना, बिकॉज अभी आप तुरंत ही लिखे थे कि एक्सी इज प्रोपोर्शनल विथ 1 फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल 1/ओमेगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा भी वैल्यू बढ़ता है और उस समय एक्सी का वैल्यू डिक्रीज करता है। इज दिस क्लियर? यस तो सर। बताओ जी, सबको बताओ, 10 किलो हर्ट्ज और 10 मेगा हर्ट्ज कैपेसिटर से ज्यादा कौन पास करेगा? 10 मेगाहर्ट्ज। 10 megahertz. 10 मेगा हर्ट्ज 10 विल megahertz. मोर पास थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर से ज्यादा है ना, हम लोगों का 10 मेगा हर्ट्ज पास करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको?
Yes, sir. Yes, Good. sir. Yes, sir. ठीक है, लाइन याद रखना, लाइन याद रखना, उसके बाद तो आप फ्री हैं, आपको जहां से क्वेश्चन बनाना है बनाइए। नाउ वी हैव टू फॉलो दिस ग्राफ। ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो टिपिकली आपके सामने है ना, कोरिलेट करके दिखाया गया है। सो बी केयरफुल, एक एक लाइन जो ऊपर ग्राफ में देखेंगे नीचे लिखा है सब समझना जरूरी। क्या आप लोग सब कोई देख पा रहे हैं कि हमारा एक्सेल का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला होगा। Yes, sir. फिर आप देखिए कि एक्सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली था, तो क्या आप सब कोई तैयार हैं कि ये हमारे एक्सी का वेरिएशन है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सी घटेगा, और जब आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इन्फिनिटी तो एक्सी भी घट के हो जाएगा 0। बोलो सही है। Yes, sir. एक्सी। अच्छा, इस Yes. पूरे घटनाक्रम में क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया? No, sir. Resistance Does not independent vary है। विथ फ्रीक्वेंसी। इसलिए आप रेजिस्टेंस को देखेंगे कि हमेशा वो कांस्टेंट की तरह है ना, वैरी कर रहा है, कांस्टेंट की तरह चल रहा है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट की तरह से चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है। तो सर जेड का क्या हाल है? जेड का ग्राफ तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इसका हाल क्या है? इसके हाल को आपको समझने के लिए नीचे का ये वेरिएशन विथ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जरा देखना ध्यान से समझना, ग्राफ में बाद में जाए। आप इस फ्रीक्वेंसी को एक खास नाम दे दिए हैं F0। आपको आगे पता होगा वैसे कि F0 या ओमेगा नॉट को आप है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही है ना? Yes, sir. अब आपको उसको 3 हिस्से में बांटना है। आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 से छोटा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटा है, 0 से बड़ा। और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ा है। आप देखें, आप लोग सब कोई ध्यान दीजिएगा, Z है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XL और XC में किसका वैल्यू बढ़ेगा? कि Z हमेशा बढ़ेगा? कोई नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग। थोड़ा ऊपर वाले ग्राफ पे चलो। शुरुआत में मेरा XC है इन्फिनिटी, XL है 0, तो XC इन्फिनिटी है, XL 0 है, गैप ज्यादा है ना? Yes, sir. गैप ज्यादा है तो Z बड़ा होगा, और अगर XC इन्फिनिटी है तो हम तो ये बोलेंगे कि Z भी इन्फिनिटी है, क्योंकि XC इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, Z का वैल्यू इन्फिनिटी। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, ये sir. रहा इन्फिनिटी, ये रहा डॉट इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर ऊपर। अब देखो, जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, आप लेफ्ट से राइट ग्राफ पे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप ओरिजिन से स्टार्ट किया, आप राइट की तरफ चल रहे हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XL बढ़ता है, XC घटता है, XL बढ़ता है, XC घटता है, तो उनके बीच का गैप घट रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर उनके बीच का गैप घट रहा है तो Z घटना चाहिए ना? अरे यार, Z तो Yes, sir. Z घटेगा। Z तो उनके बीच के गैप के ऊपर ना डिपेंड कर रहा है। तो अगर Yes, sir. हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ा, सब कोई ध्यान से, जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो XL बढ़ेगा, XC घटेगा, तो उनके बीच का गैप घटेगा, तो Z का वैल्यू भी घटेगा। बोलो सही है? Yes, sir. तो Z घटा 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 अल्टीमेटली घटते जा रहा। अभी कहाँ Z का वैल्यू डिक्रीज किया, अब यहाँ क्यों पहुंचा वो भी बात करते हैं। एक खास फ्रीक्वेंसी ऐसा आएगा जिसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, जहां XL और XC बराबर हो जाएगा। XL बढ़ के और XC घट के, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत से हम लोग चल रहे हैं। शुरुआत में हमारा XC इन्फिनिटी था, XL 0 था। जब हम लोग इस सिचुएशन में पहुंचे कि XL बढ़ रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो XL बढ़ रहा, XC घट रहा, एक समय ऐसा आएगा, एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. जब Yes, दोनों बराबर होगा तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों अगर बराबर हो जाए, XL और XC अगर बराबर होता है
तो जेड केवल आर के बराबर हो जाएगा। यस सर। और जेड का वो मिनिमम वैल्यू है, ये इम्पीडेंस का सबसे मिनिमम वैल्यू। छोटा जेड है, इससे छोटा इम्पीडेंस सर्किट में पॉसिबल नहीं हो सकता, ये जेड का सबसे मिनिमम वैल्यू है। बोलो समझ में आ रहा सबको? यस सर। अब आगे Yes, बढ़ो भाई, sir. अब आगे बढ़ो। अभी भी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, एक्सेल बढ़ रहा था, एक्सी घट रहा था, एक्सेल बढ़ रहा था, एक्सी घट रहा था, अभी बराबर हो गया, जेड का वैल्यू आर हो गया, मिनिमम हो गया, अभी भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे। तो अब देखो, एक्सेल बढ़ने लगेगा, एक्सी घटने लगेगा, उनके बीच का गैप बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा है. सर बढ़ रहा है। उनके बीच का गैप अगर बढ़ रहा है तो वापस से जेड फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगा, और इस बार ज्यादा फेवरेबल एक्सेल की तरह से चलना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल अब बड़ा हो रहा है, एक्सेल डोमिनेंट हो रहा है, एक्सेल डोमिनेंट हो रहा है। तो जैसे एक्सेल डोमिनेंट होते जाएगा, जैसे एक्सेल डोमिनेंट होते जाएगा, जेड का वेरिएशन एकदम एक्सेल के जैसा होगा। बोलो समझ में आया मेरी बात? यस सर। Yes, sir. सब Yes, sir. कोई? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे अब लाइन, जब आप F0 से कम फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जेड घटता है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन। F0 से कम फ्रीक्वेंसी, सर कहाँ बात हो रहा है सर? देखो जी, यहाँ बात हो रहा है। जब आप, एक तो यहाँ बात हो रहा है और इसी के साथ यहाँ बात हो रहा है, इस ग्राफ में बात हो रहा है। जब आपका फ्रीक्वेंसी F0 से कम हो, जब आपका फ्रीक्वेंसी F0 से कम हो और आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो जेड घट रहा है। बोलो सही है? यस सर। और दूसरा अगर आपका फ्रीक्वेंसी F0 से बड़ा है और आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो जेड भी बढ़ रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से जेड केवल बढ़ता या केवल घटता है। ये डिपेंड करता है कि वो फ्रीक्वेंसी आप कहाँ का ले रहे हैं। बोलो समझ में आया? यस सर। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है तो जेड घट रहा है। बोलो येलो रीजन या ब्लू रीजन? किस पे बात की अभी? अगर फ्रीक्वेंसी मेरे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जेड घटेगा। ये हम किस रीजन में अभी बात कर रहे हैं? Yellow. Yellow रीजन में वाला. येलो रीजन में बात करें। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो जेड घट रहा है। ये किस रीजन में बात कर रहे हैं? ब्लू रीजन। जेड का वैल्यू बढ़ रहा है, सॉरी जेड का वैल्यू जेड बढ़ रहा होगा। ब्लू बढ़ रीजन। रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा का पूरा सिनारियो आपके सामने रखा गया है। आई होप सो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कहीं किसी को दिक्कत है बोलो। ये वेरिएशन है पूरा, ठीक है सबका? सर वो जो केस बोले सेकंड में, हाँ। F इज इक्वल टू F नॉट होगा, जेड नॉट इज इक्वल टू आर के बराबर। हाँ। सर उस केस में मतलब करंट मैक्सिमम होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, वो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलो ठीक। आ गया रेजोनेंस, अगला टॉपिक जिसका तुम भी बात कर रहा था, जिसका हमको भी बात करना है। चलो देख लेते हैं आगे रेजोनेंस। रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में क्या होता है या क्या? हम लोग एक केस अभी तुरंत ही डिस्कस किए हैं, केस डिस्कस किए हैं जब कि एक्सेल एक एक्सी के ऐसा बराबर हो। फ्रीक्वेंसी होता है जहां एक्सेल और एक्सी बराबर हो। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जहां एक्सेल और एक्सी बराबर हो, तो उस समय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का केस ये होता है कि एक्सेल और एक्सी अगर आपस में बराबर हो जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि जेड का वैल्यू सर्किट में मिनिमम होता है, और जब जेड का वैल्यू सर्किट में मिनिमम होता है तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, या यूं कहो करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है? ऐसा पर्टिकुलर एलसीआर सर्किट जिसमें एक्सेल और एक्सी बराबर हो, जेड का वैल्यू मिनिमम हो, और ये आखिर जेड का वैल्यू मिनिमम होता किसके बराबर? तो याद रखना वो सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर। रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है? तो सर्किट में करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट बिकम्स मैक्सिमम। सर्किट में करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट बिकम्स मैक्सिमम, एंड दैट टाइप ऑफ एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। That type of LCR circuit is said to be in resonance. तो रेजोनेटिंग LCR सर्किट में
रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट में जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है, उसी फ्रीक्वेंसी को आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखो एक्सएल और एक्ससी को बराबर किए, मतलब एल ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय एल सी, या ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर एल सी, या एफ नॉट ओमेगा नॉट कर लो इसको भी, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। क्या ये समझ में आया? ये है आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन आया, एलसी का डायमेंशन बताओ, रूट अंडर एलसी का डायमेंशन बताओ। देखो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन, बोलो तुम ही बोलो। सब पढ़ गया क्या? एल पुट किया, सी पुट किया, सब पढ़ गया। एल और सी पुट करके रूट निकालने पे पड़ गया। किसी को एल का डायमेंशन नहीं आ रहा, किसी को सी का डायमेंशन नहीं आ रहा। क्या ये टी आएगा भाई? ये सर टी आएगा। तो आप लोग इस सब चीज के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। एल सी आर, इसका जितना भी कॉम्बिनेशन का डायमेंशन होता है उसको सीधा रट के बैठ जाइए, ठीक है। और जब भी आपको एल सी और आर से कोई क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का पूछा जाता है, आप दिमाग पे जोर देके उसका कोई फॉर्मूला होगा, प्रीवियस फॉर्मूला होगा, उसको निकालिए, क्योंकि वहीं से आंसर निकलेगा। नहीं तो एल और सी और आर पुट करते रहा तो चला गया। बात समझे? अब हम तुमसे पूछ दें कि एल बाई आर का डायमेंशन बताओ, बोलो कितना? अरे यार, ये भी तो टाइम कांस्टेंट है ना एलआर सर्किट का, नहीं है? अगर हम आर और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दें तो कितना होगा? आर डॉट सी, बोलो बोलो। ये भी टाइम है। ये आरसी सर्किट में आप पढ़े हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल्स टू आर इंटू सी। एल बाई आर ये भी टाइम है। ये आप है ना ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पढ़े हैं, जब आप एलआर सर्किट डीसी से जोड़े थे, डीसी। अभी आप एलआर सर्किट जो पढ़ रहे हैं वो एसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पहले जो आप पढ़ के रखे हैं वो डीसी सर्किट से है ना, डीसी करंट से एलआर सर्किट जुड़ा हुआ है, जिसमें नहीं हम लोग बोलते करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। वहां टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर, तो टाइम कांस्टेंट मतलब टी। जब आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट पढ़े थे, जहां आप है ना किसी कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, तो वहां का टाइम कांस्टेंट था आर इंटू सी, एम नॉट एल नॉट टी। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस तो ये सब आप लोग भूल जाते हैं, कैसे होगा? ये सब आप लोग भूल जाते हैं, बताओ कैसे होगा? हाँ देखो, आपको याद रहना चाहिए ना ये सब अगर आपको याद नहीं है तो आप है ना, मतलब आप अपने आप को फंसा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अपने आप को आप फंसा रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोगों के पास ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 1 बाय अंडर रूट एलसी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एलसी का इक्वेशन आ गया। हम लोगों के पास आगे है रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट, वही चीज है जो आप अभी पढ़े, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है, फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है ना एफ नॉट है, तो जेड का वैल्यू मिनिमम है, आर है, आई नॉट मैक्सिमम है। अब हम यहाँ से थोड़ा अपना जो स्ट्रेस है वो आपको सामने रखते हैं, ध्यान से समझिए। बहुतों को लगता है कि रेजोनेंस में करंट बिकम्स मैक्सिमम। क्या जो हम लाइन बोले हैं, क्या तुमको भी लगता है कि रेजोनेंस में करंट बिकम्स मैक्सिमम? बोलो बोलो बोलो, हाँ सर हमको भी यही लगता है, या नहीं लगता? ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस के अंदर करंट के मैक्सिमम से काम नहीं चलता।
आपको ये सोचना चाहिए कि रेजोनेंस के अंदर करंट का, देखो करंट तो खुद ही यहाँ वेरिएबल, जो आप एसी का पढ़ाई कर रहे हैं वो करंट खुद ही वेरिएबल है। अभी मान लीजिए एसी का इक्वेशन है I = 10 sin ओमेगा टी, तो बताओ क्या ये करंट 9 होगा कभी? अरे तुम लोग सुन रहा है मेरा बात? यस सर। सर क्या बोले? हम बोले करंट का इक्वेशन है 10 sin ओमेगा टी, तो जिस सर्किट में ये करंट पास करेगा क्या किसी इंस्टेंट पे इसका वैल्यू 9 एम्पियर होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? अरे सर, यार कोई- 10 से कोई instant लेके पर- -10 तक सब होगा। नाइन एम्पियर क्यों नहीं हो सकता जी वरुण? ठीक है, एसी है, अगर तुम लोग खाली थ्योरी पढ़ता है, दिमाग चलाता उलाता है, एसी है, अगर इस तरह से प्लस माइनस दिया है तो ये बढ़ के अपने आप को 0 से बढ़ा के 10 तक ले जा सकता है, फिर घट के -10 भी 0 हो होगा, सकता है। फिर -10 तक जाएगा, फिर 0 होगा, फिर +10 तक जाएगा, फिर 0 होगा, फिर -10 तक जाएगा, ऐसे चलेगा ना? यस सर। तो 9 नहीं होगा? सर होगा। यस सर होगा। तो तुम ही लोग ने बोला नहीं होगा। 5 एम्पियर हो सकता है कि नहीं? सर हो सकता है। हो सकता है। तो हम लोग अगर तुमसे पूछे कि बता भाई इस एसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो कितना है एसी का मैक्सिमम वैल्यू? 10। मैक्सिमम 10। 10 है। हाँ, 10 से ऊपर नहीं जाए। तो जब हम इस एसी को किसी एलसीआर सर्किट से जनरल केस में पास करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड 10 रहेगा और बाकी सब चीज वैरी करेगा, डिपेंड्स ऑन जेड, उसका जेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। लेकिन अगर हम उस एसी का फ्रीक्वेंसी बदलें, जो आज तुम्हारे एसी का ये ओमेगा दिखाई दे रहा है ना, ये ओमेगा, अगर हम एसी का ओमेगा बदलें तो ये 10 जो है वो बदलता है, ये 10 बदलता है। क्या बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? एक खास ओमेगा पे, एक खास ओमेगा पे, जिसको आप ओमेगा नॉट कहते हैं, ये 10 अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। 10 मैक्सिमम, मान लो उसका मैक्सिमम वैल्यू 14 तक हो सकता था, तो वो 14 होता है। मतलब आप रेजोनेंस में करंट को मैक्सिमम करने का बात नहीं करते, आप रेजोनेंस में उस एसी का जो एम्पलीट्यूड है उसको मैक्सिमम करने का बात करते हैं। मतलब एसी का एम्पलीट्यूड I0 उसको मैक्सिमम करने का बात करते हैं। Resonance is that particular angular frequency when current amplitude becomes maximum. आप नहीं बोलिए current becomes maximum, आप बोलिए कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है that becomes maximum। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अगर हम लोग ओमेगा को, देखो ओमेगा फिक्स रखोगे तो ये 10 हमेशा 10 रहेगा, बाकी वैरी करे, बाकी 10 तक है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 से 10, 0 से -10, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस ओमेगा को वैरी कीजिएगा तो एक क्षण ऐसा आएगा जब ये 10 बढ़ के हो सकता है अपना मैक्सिमम 14 तक दिखा दे। क्या मेरी बात फिर से समझ में आ रही है तुमको? ठीक है, तो रेजोनेंस इज दैट फेनोमेनन इन विच at certain resonating frequency current amplitude becomes maximum of its value। करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो अपने मैक्सिमम पे होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है फिर से एक बार? यस सर। यस सर। चलो अब ग्राफ को देखो ध्यान से, कहीं तुमको करंट नहीं लिखा हुआ है, सबको ही ध्यान देंगे, करंट के एम्पलीट्यूड को लिखा हुआ I0 लिखा हुआ है, I0। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को यहां से बढ़ाएं, तुम शुरुआत में देखा है ना जेड का वैल्यू घटता है, तो जेड के वैल्यू घटने से करंट एम्पलीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग, 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 बट अल्टीमेटली एट ओमेगा नॉट यू नो दैट कि जेड becomes minimum, becomes equals to R, so current amplitude becomes maximum। Is this clear? यस सर। और उसके बाद भी आप देखें ना कि अगर आप ओमेगा को बढ़ाएंगे तो अब जेड का वैल्यू बढ़ता है, तो जेड का वैल्यू बढ़ने से करंट का एम्पलीट्यूड नाउ गोज ऑन डिक्रीजिंग। आई होप सो आप वो वेरिएशन समझ पा रहे हैं
जो ग्राफ से हम लोग लेके यहाँ तक लेके पहुंचे हैं, बोलो समझा सब कोई? Yes, sir. तो Yes, sir. ओमेगा नॉट वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहां करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम बिकॉज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स मिनिमम, उसी ओमेगा नॉट को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ओमेगा नॉट के लेफ्ट और राइट में, ओमेगा नॉट के लेफ्ट और राइट में दो फ्रीक्वेंसी आपको ऐसा मिलेगा जहां एक बार करंट बढ़ते हुए अपने मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हुआ, और एक बार करंट घटते हुए अपने मैक्सिमम का फिर से 1/√2 टाइम्स हुआ। ओमेगा 1 वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां बढ़ते हुए करंट एम्पलीट्यूड का, करंट अपने एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हुआ, और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी है जहां वो घटते हुए करंट अपने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हुआ। इन दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ, इसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, बैंडविड्थ इज सोन एज 2 डेल ओमेगा, 2 डेल ओमेगा, डेल ओमेगा इधर, डेल ओमेगा इधर, डेल ओमेगा इधर, डेल ओमेगा इधर। मतलब आप ऐसे मान लो कि आप ओमेगा 1 लिख सकते हैं ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा, और आप ओमेगा 2 लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा। तो जब आप ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस कीजिएगा तो 2 डेल ओमेगा बचेगा, बैंडविड्थ। बोलो समझ Yes, में आ रहा है? यस सर। सबको याद रखना कि इस बैंडविड्थ का वैल्यू होता है R/L, बैंडविड्थ का वैल्यू होता है रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू R/L। सो उसको दिमाग में रखना है। अब आगे देखिए टर्म्स कुछ सर। और, क्या बोले? सर हाँ सर बोल रहे थे कि आप बोले ना सर फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी जैसे बदलेगा वैसे उसका करंट बदलता है। हाँ मतलब ओमेगा नॉट पे उसका हाईएस्ट करंट होगा, मतलब करंट मैक्सिमम होगा आई हाँ नॉट। बिल्कुल, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। यस सर। तो जैसे वो एग्जांपल में 10 था ना सर, 10 साइन था हाँ हाँ सर, तो आई नॉट तो 10 हुआ। तो आप बोले सर कि फ्रीक्वेंसी अगर घटेगा बढ़ेगा तो 10 से ज्यादा भी हो सकता है सर, वो समझ में नहीं आया। वेरिएशन यहाँ किसका हो रहा है? करंट के एम्पलीट्यूड का हो रहा है। सही। तुम है ना रेडियो बजाया घर में? रेडियो, यस सर। रेडियो बोले, तेरा मोबाइल वाला FM नहीं बोले, ठीक है? रेडियो, नो सर, वो वाला नहीं। वो जो नहीं ऐसे नॉब घुमाने से है ना स्टेशन लगता था। यस सर। Yes, sir. नहीं बजाया। तो जब उसको अगर देखा होगा, नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाना, आदम जमाना का कोई गाना देखना, उसको बजा रहा हो। Sir, use भी किए। हाँ देख, जब तुम उसको घुमाता है ना नॉब, तो देखना ना कि कोई एक जगह नॉब जब पहुंचता है तो वहां एक मधुर सा है ना गाना बजने लगता है। बात समझा? यस सर। Yes, sir. और सर बाकी कई सब बार चीज, सर ऐसा होता है नॉब को ज्यादा घुमाने से ना दो को एक साथ सुनाई पड़ता था। हाँ आगे सुन। तो देखो जब हम लोग है ना बाकी सब चीज उस समय क्या हवा में मौजूद नहीं है। देखो होता क्या है, हर एक साउंड, हर एक स्टेशन, जिसको आप कहते हैं ना, बोलचाल की भाषा में ही बोला जाता है ना कि FM लग गया, AM लग गया, और कौन सा M लगता है। बात समझा? तो सबका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। मान लो किसी का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज मान लो, ठीक है? अब आप क्या करें, जब आप उस नॉब को घुमाते हैं तो आप एक्चुअली है ना कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जगह को एडजस्ट करते हैं। तो अगर आप C को एडजस्ट करते हैं तो आप एक तरह से जो मेरा ट्रांजिस्टर है, जो मेरा रेडियो है, उसके फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट करें। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी, सर हाँ बोलो ना। सर सी को एडजस्ट करते एल को भी करते हैं ना? बिल्कुल करते, ठीक है? अभी हम लोग है ना जो सबसे सिंपल वर्ड है हम बस समझाने का कोशिश करें। तो आप जब C को एडजस्ट करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, और जैसे ही तुम्हारे डिवाइस का फ्रीक्वेंसी उस साउंड के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, याद रखना तुमको वही फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा सुनाई देता है, इसलिए बाकी सब तुमको सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है। बात समझे? यस सर, रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो ट्यूनिंग सबको समझ में आ रहा है बात? यस सर। उस समय हवा में सब कुछ मौजूद है। अब तुम स्टेशन बदलता, स्टेशन बदलने का मतलब क्या, फिर तुम जब घुमाया तो तुम उनके डिस्टेंस को फिर से एडजस्ट करके एक नए फ्रीक्वेंसी पे, अब मान लो 600 हर्ट्ज पे कोई दूसरा गाना बज रहा है, ठीक है? कोई दूसरा स्टेशन है 600 हर्ट्ज पे, तो जब तुम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा फिर से, जैसे ही वो 600 हर्ट्ज पहुंचेगा, वो तुमको दूसरा वाला गाना आप सुनाई देने लगेगा, पहला वाला नहीं। बात समझ में आया? यस सर।
तो यही चीज होता है। तो फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट करके हम लोग आई नॉट को बदल रहे हैं, आई नॉट को बदल रहे हैं। ओके यस सर। यस सर। तो यही चीज बता रहे थे। क्लियर हो गया होगा? यस सर, क्लियर हो गया। अब देखो, अब जैसे वरुण बाबू बोले कि सर कभी कभी है ना दो दो को साउंड सुनाई देता है। वरुण देखो एक्चुअली होता क्या है ना, डिवाइस, हर डिवाइस का अपना एक क्वालिटी होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर। मोबाइल है, एक मोबाइल 3,500 का भी है, तो एक मोबाइल मान लो 15,000 का भी है, तुम लोग के पास 35-40,000 50,000 का भी होगा। ठीक है, तो देखो हर डिवाइस में जो पैसा आप लगा रहे हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग बनता होगा ना। मीनिंग ये बनता है कि पिछले दिन हम है ना यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे थे रेंज रोवर का। रेंज रोवर में दिखा रहा था कि वो है ना जंगल उंगल में सफारी में चल रहा है और उसको कितना भी खराब से खराब कंडीशन वाला रोड मिल जाए सबको पार कर जा रहा है। तो भाई जो रेंज रोवर में लगा रहा है उतना करोड़ों करोड़ रुपया, उसका यही एडवांटेज। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 5 लाख 10 लाख का गाड़ी में तो उसका वो हालत होगा, और वहां पे जो कोई 3 करोड़ 5 करोड़ का गाड़ी है उसमें एक अलग होगा ना चीज। उसको कहते हैं क्वालिटी। हम लोग जो ट्रांजिस्टर यूज करते थे, कि ट्रांजिस्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, सबको है ना उसको लगभग देखा हुआ रहता है। तो ट्रांजिस्टर का एक अपना एक क्वालिटी होता है कि वो अगर एक फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस में शो कर रहा है तो अगल बगल वाले फ्रीक्वेंसी के साथ वो कैसा बिहेव करता है। आपके सामने यहाँ पे 2 ग्राफ है, आपके सामने यहाँ पे 2 ग्राफ है। बहुत अच्छा परफेक्ट तो नहीं बना हुआ है, बट आपको समझाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इन दोनों ग्राफ को सब कोई गौर से देखो, तुम अपने से सोच के बताओ अगल बगल वाले फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड ज्यादा क्लियर 1 में सुनाई देगा या 2 में? सर 1 में। 1 में ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। तुम इसका देखो, 1 में जो एम्पलीट्यूड है, 1 में जो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है उससे तुरंत शार्पली दूसरा वैल्यू घट गया है। बोलो सही है? यस सर। यस सर। तो 1 में है ना एक फ्रीक्वेंसी तुमको बहुत ज्यादा इंटेंस सुनाई देगा और ऑलमोस्ट दूसरा सब नहीं सुनाई देगा। 2 में क्या है कि 2 का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उससे बगल वाला बहुत कम नहीं है, तो तुमको दूसरा वाला भी लगभग सुनाई दे रहा होगा। बात समझा? यस सर। तो सर वही हम बोलना चाह रहे थे। हाँ, यही बोल रहा था। यस सर, वही बोलना चाह रहे थे। हाँ ठीक। तो देखो यही होता है, इसी को हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का जो क्वालिटी फैक्टर है, जब आप उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में जाएंगे तो वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ। पर यूनिट बैंडविड्थ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है, जितना शार्प कर्व बनता है क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होता है। ठीक है ना? क्वालिटी फैक्टर प्रोपोर्शनल शार्पनेस ऑफ कर्व। जितना ज्यादा शार्प कर्व बनेगा, याद रखना, उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो क्वालिटी फैक्टर इज प्रोपोर्शनल विद शार्पनेस ऑफ द कर्व। Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 2 डेल ओमेगा। आप सबका वैल्यू पुट कर दिए, सबको सॉल्व कर लिए, तो आपको क्वालिटी फैक्टर का ये इक्वेशन मिल गया। Q इज इक्वल्स टू 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। Q इज इक्वल्स टू 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। ये है क्वालिटी फैक्टर। तो जरा गौर करना, जरा गौर करना सब कोई, इन दोनों में से क्वालिटी किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1 का। क्वालिटी 1 का ज्यादा है। तो याद रखना कि 1 1 का का रेजिस्टेंस कम होगा, 1 का रेजिस्टेंस कम होगा। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये भी चीज पूछा जाता है कि किसका क्वालिटी ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये रहा हमारे पास रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट। आई होप सो सर किसी को क्वालिटी कोई, फैक्टर में हाँ कैपेसिटेंस जितना कम होगा उतना सुनाई पड़ेगा ना। हाँ तो बिल्कुल। अच्छा यहाँ देख quality- लो, यहाँ है ना, यहाँ है ना हम लोग का सी डिनोमिनेटर में है। सी जितना sir. कम होगा क्यू इतना ज्यादा होगा, क्यू ज्यादा होगा क्वालिटी ज्यादा होगा। मतलब आप समझ लो कि शार्पनेस ऑफ द कर्व इंक्रीजेस। ओके, यस सर। ठीक है। एल के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर एल डायरेक्टली हो जाएगा proportional। डायरेक्टली हो जाएगा, रूट अंडर के साथ डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये था तुम्हारे पास रेजोनेंस। कोई दिक्कत किसी को जी? नो सर।
चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ये सब न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट है ना, लगभग खत्म है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है तो देख लेना। अगले दिन हम लोग है ना इसमें पढ़ेंगे आगे पावर पावर डिसिपेटेड और एलसी ऑसिलेशन। और एलसी ऑसिलेशन, ये सब कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है वो भी कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार पूछ रहे हैं, वाइंड अप करेंगे? नो सर। चलो ठीक है, फिर इसका न्यूमेरिकल बना के रखो। और आई होप सो इतने दिन में बहुत सारा डाउट होना चाहिए। अगर डाउट है तो बिल्कुल है ना हमसे है ना नेक्स्ट स्टेप